देखो अब जो हम सबसे पहला काम यहां पे करेंगे वो क्या करेंगे, खुद को ढूंढेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम खुद को लोकेट करेंगे कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, है ना, हम क्या करने वाले हैं, कहां तक पहुंच चुके हैं, क्या अपना बच गया, है ना। देखो हमने क्या बात की थी, मान लो मैंने ये फूड, मान लो ये मैंने फूड खाया, हम ना जो बातें की बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। मान लो मैंने ये खाया, फूड खाया, ठीक है, अब फूड खाया। अब हमने क्या बोला था कि इस फूड को हम क्या करेंगे, इस फूड को जितना स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में ये टूट सकता है हम तोड़ देंगे, है ना। जितना स्मॉलेस्ट फॉर्म में ये टूट सकता है हम तोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ देंगे, है ना। और भी आप इसके एग्जांपल ले ले तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है, ग्लूकोज में तोड़ देंगे, है ना। कुछ इस तरीके से जितना वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में टूट सकता है उतनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में उसको हम तोड़ देंगे। और इस तोड़ने की प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इस तोड़ने की प्रोसेस को ही हमने क्या बोला था, डाइजेशन बोला था। ठीक है, अब ये अपने पास स्मॉलेस्ट फॉर्म आ चुकी है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ये अपने पास आ चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको ब्लड में क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। हम इसको ब्लड में क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात यहां पे आप ध्यान दो, इसको हमने ब्लड में अब्जॉर्ब किया तो इस प्रोसेस का नाम पड़ गया क्या, एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन, इसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया मतलब ये अब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें यहां पे अपने को समझ आ रही है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहां पे हमने इसको अब्जॉर्ब कर लिया तो इसका मतलब तो ये है कि मैंने एक पराठा, एक आलू का पराठा खाया और वो पूरा का पूरा ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने एक पराठा खाया तो उसमें से जो अपने काम का अपना जरूरी सामान है उसको हमने क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर दिया। और जो वेस्ट मटेरियल था वो क्या है, एनस के थ्रू, वो क्या है, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, है ना। सुलभ शौचालय अपना इसको हम बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, डीफिकेशन बोल देंगे। इस प्रोसेस को हम बोल देंगे डीफिकेशन बोल देंगे। डीफिकेशन मतलब देखो फीसिस क्या होता है, फीसिस आप सबको पता है क्या होता है। तो फीसिस का बाहर आना, बॉडी से बाहर आना क्या होगा, डीफिकेशन। ठीक है, डाइजेशन, डीफिकेशन, अब्जॉर्प्शन, इतनी बातें अपने को समझ आती हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड जो है, ब्लड कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ऐसे ये ब्लड वेसल्स क्या है, पूरी बॉडी में फैली पड़ी हैं, पूरी बॉडी में फैली पड़ी हैं। अब पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पे अपने पास क्या है, सेल्स हैं या टिश्यू बोल लो, है ना। अलग अलग, मान लो ये हाथों में है, ये पैर में है, ये अपनी ब्रेन में है। अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो ये अपना अब्जॉर्ब फूड हुआ था ना, जो अपने काम का मटेरियल था, वो क्या है, इस ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाएगा। वो क्या है, इस ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंच जाएगा। और यहां पे अब्जॉर्ब हुए फूड को इन टिश्यू या बोलो इन सेल्स तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लेना, आप राइटिंग देख लेना, एसिमिलेशन बोलते हैं। अब चार चीजें मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं। एक हुआ अपना डाइजेशन, बिल्कुल क्लियर है क्या होता है। एक होता है अपना अब्जॉर्प्शन, बिल्कुल क्लियर है क्या होता है। एक है डीफिकेशन, बिल्कुल क्लियर है क्या होता है। एक है एसिमिलेशन, बिल्कुल क्लियर है क्या होता है। पर फिर भी हम एक बार इसको रिपीट करेंगे। देखो फूड पार्टिकल को देखो, ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, तो इसको माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, जिसको हमने बोला डाइजेशन। अब डाइजेशन करके हमने क्या किया, जो अपने काम का सामान था, जरूरी सामान था, उसको हमने ब्लड में क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, जिसको हमने बोला अब्जॉर्प्शन। और जो वेस्ट मटेरियल था उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया। बाहर मतलब फीसिस को बाहर निकाल दिया, इसलिए बोल गया डीफिकेशन। अब जो ये ब्लड में जो अब्जॉर्ब हो चुका है अपने काम का सामान, इसको हमें पहुंचाना है कहां, सेल्स तक पहुंचाना है, टिश्यू तक पहुंचाना है। और इसको हमने बोल दिया, इस प्रोसेस को बोल दिया एसिमिलेशन। चारों टर्म बिल्कुल ही क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब देखो हम कहां पे हैं इस चैप्टर में। देखो ये 2 लाइन का है, ये 2 लाइन का है, ये 4 लाइन का, मतलब ये है ना जो अपना 5 मिनट का भी काम नहीं है, 5 मिनट से भी कम का काम है। जो अपना पूरा चैप्टर है ना, वो किस पे बेस है, इस चीज पे अपना पूरा चैप्टर बेस है 99%। ठीक है, अब डाइजेशन होती कैसे है, डाइजेशन होती कैसे है, मैंने पहले भी बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी। डाइजेशन कैसे
होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी ना। जैसे रेस्पिरेशन कहाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रिप्रोडक्शन कहाँ? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। ऐसे ही डाइजेशन कहाँ? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल प्लस क्या होंगे? अपने डाइजेस्टिव प्लस क्या होंगे? अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। अब देखो, हमने बात की कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल होगी प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगे। एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। तो हम अब तक क्या कर चुके हैं? देखो, फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। ये क्या है? अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। और ये अपने क्या है? यहां ग्लैंड्स लगे हुए हैं, ये ग्लैंड्स लगे हुए हैं, है ना। बेसिक सी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। अब हम क्या कर चुके हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि कैसे फिर माउथ आया, फिर फेरिंग्स आया, फिर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों को देखने वाले हैं कि जी इसको वॉल्स हैं, जो इसकी वॉल्स हैं ये कैसे बनी है, हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे? हम ये ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में। फिर क्या है? हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एक तरीके से स्ट्रक्चर अपनी कंप्लीट कर लेंगे कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देख लिया कि क्या क्या होता है उसमें, कैसी कैसी होती है। हमने ग्लैंड्स के बारे में देख लिया कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती है। फिर हम क्या करेंगे? एक तरीके से हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके होंगे, पर हमने डाइजेशन की प्रोसेस को अभी तक नहीं किया होगा, है ना। तो इनकी स्ट्रक्चर समझ के, है ना, देखो बेसिक फंक्शन है ना। देखो, मैं चीजें बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको पूरा चैप्टर खुल के समझ आए। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की पहले देखा हमने स्ट्रक्चर को, फिर क्या है? फिर उसके अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है ना। स्टमक के अंदर क्या हुआ, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, माउथ के अंदर क्या हुआ, फिर हम उस प्रोसेस को देखेंगे, है ना। पहले क्या है? हम अपनी स्ट्रक्चर को खत्म करना चाहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल असल में कैसी कैसी होती है और ग्लैंड्स कैसी कैसी होती है। तो हम कहां तक पहुंच चुके हैं? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वॉल्स, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसकी दीवारें कैसी होती है। इस पे हम बात करने अब जा रहे हैं। देखो, हमने बात की थी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक पाइपलाइन सिस्टम की तरह होती है ना, एक पाइप की तरह होती है, या बोल लो एक ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। अब ये मान लो अपनी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। तो हमने क्या किया? इस एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे बीच में से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया। और अब हमने क्या किया? कट करके इसको हम ऐसे उठा के देख रहे हैं, ऐसे इसको ऊपर से उठा के देख रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल का ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखने पे हमें क्या मिला? हमें ये स्ट्रक्चर मिली, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, इसमें सिंपल देखने से ही पता लग रहा है कि जो ये व्हाइट स्पेस है ये क्या है? इसकी कैविटी है, ये खाली स्पेस है, यहां से अपना फूट जाएगा। और ये मोटी सी क्या है? इसकी दीवार है। अब इसकी दीवार में हमें 4 लेयर देखने को मिली, 4 लेयर देखने को मिली, ठीक है। सबसे आउटर जो लेयर होगी उसका नाम होगा सिरोसा, उसके अंदर जो होगी मस्कुलरिस, फिर होगी सब म्यूकोजा, और सबसे अंदर कौन सी है? म्यूकोजा। और ये खाली स्पेस क्या है? अपना ल्यूमन है। ल्यूमन क्या होता है? खाली स्पेस ही तो होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो, सिरोसा के बारे में एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? सिरोसा के बारे में दिया हुआ है कि जो सिरोसा लेयर होती है वो मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है। अब मेसोथीलियम क्या होता है? मेसोथीलियम बिल्कुल सिंपल सा है कि विसरल ऑर्गन में जो एपिथीलियम टिश्यू होता है ना, देखो विसरल ऑर्गन्स में जो एपिथीलियम होती है उसी को क्या बोलते हैं? मेसोथीलियम बोलते हैं, है ना। मेसोथीलियम होता है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। इससे अलग सिरोसा के बारे में कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पूरा कवर है, ठीक है। अब सिरोसा के बाद कौन सी लेयर आई? अपनी मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर के बारे में जो भी एनसीईआरटी में वो यहां पे कॉपी पेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि मस्कुलरिस, देखो स्मूथ मसल्स होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक में, है ना। तो जितने भी अपने ये ऑर्गन है ना, विसरल ऑर्गन, है ना, डाइजेस्टिव वाले और जो भी है विसरल ऑर्गन, ये वैसे अपना मसल वाले चैप्टर में भी कवर हो जाएगा, पर याद रखो एक सिंपल सा रूल कि जितने भी विसरल ऑर्गन है ना, मतलब अंदर की साइड ऑर्गन है जो ट्यूब बना रहे हैं, वहां पे हमेशा क्या होती है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब मसल लेयर भी 2 है, एक इनर है एक आउटर है, ठीक है। मसल लेयर भी 2 है, एक इनर है एक आउटर है। जो इनर लेयर है वहां पे कैसी मसल होती है? सर्कुलर मसल प्रेजेंट होती है। और जो आउटर लेयर है मसल की, वहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ये मसल की लेयर है ये भी 2 है, एक इनर मसल की लेयर है, एक आउटर मसल की लेयर है। जो
इनर मसल की लेयर है वहां पे कैसी मसल है, सर्कुलर टाइप की मसल है, और जो आउटर मसल की लेयर है वहां पे कैसी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि कुछ रीजंस में कैसी मसल, ओब्लीग मसल्स भी प्रेजेंट होती है। देखो नॉर्मल केस में, नॉर्मल इन जनरल क्या होगा, या तो सर्कुलर मसल होंगी या लॉन्गिट्यूडनल, ये दोनों प्रेजेंट होती है। बट कुछ रीजंस में कैसी है, ओब्लीग मसल लेयर भी प्रेजेंट होती है। मस्कुलर के बारे में इससे ज्यादा अपनी एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा देखो इसको मैं एक एक पॉइंट बोलता चलूंगा, उस पॉइंट को दिमाग में छाप लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 10 स्टार लगा लो। देखो सब म्यूकोजा में क्या होता है, नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फ वेसल्स होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं 10 स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, कौन सी ऐसी लेयर है, या क्वेश्चन आ जाए गट की, अपने गट की कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स या नर्व्स प्रेजेंट होती है, तो कौन सी है, सब म्यूकोजा है, सब म्यूकोजा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा होती है ना, कहीं बाकी कहीं नहीं बोला, बाकी कहीं नहीं बोला, ना लार्ज इंटेस्टाइन, ना सीकम, ना कोलोन, ना रेक्टम, ना स्टमक, कहीं की बात नहीं की, सिर्फ बात की गई है किसकी, ड्यूडेनम की बात की गई है कि सब म्यूकोजा, जो ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा होती है वहां पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ड्यूडेनम की सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर से एक बार, तीसरी बार फिर से रिपीट करता हूं कि सब म्यूकोजा जो ड्यूडेनम में होती है ना, ड्यूडेनम ड्यूडेनम ड्यूडेनम, बार बार बोल रहा हूं, वहां पे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को बिल्कुल साथ में याद करते जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सब कुछ साथ में याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपनी क्या बचती है, म्यूकोजा बचती है, म्यूकोजा बचती है। म्यूकोजा को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी ज्यादा दी हुई है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो म्यूकोजा का यही होगा कि म्यूकोजा क्या है, सबसे इनर लेयर है। म्यूकोजा क्या है, सबसे इनर लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट म्यूकोजा का जो कॉमन है, जो सब में अप्लाई होगा, चाहे वो स्टमक में है, चाहे वो इंटेस्टाइन में है, चाहे वो कहीं भी है, ईसोफेगस में है ना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जहां भी म्यूकोजा है वो क्या करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। सिंपल सी बात है, कुछ याद नहीं किया हमने, इसका नाम ही क्या है, म्यूकोजा, नाम में ही आ रहा है म्यूकोजा, मतलब ये म्यूकस को सिक्रीट करेगी। और म्यूकस को सिक्रीट किस रीजन से करेगी, क्यों करेगी, मतलब ऐसी क्या पावर है इसके पास, तो सिंपल सी बात है, म्यूकोजा के अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, म्यूकोजा के अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है और इन गोबलेट सेल का काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना। बिल्कुल सिंपल सी बात यहां पे खत्म हुई। ठीक है, अब जो म्यूकोजा के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, आगे देखो, ये तो इन जनरल बात की कि पूरी म्यूकोजा, पूरी एलिमेंट्री म्यूकोजा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोजा को ये पॉइंट कवर करना था। ठीक है, अब म्यूकोजा के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम फोकस किस पे करेंगे, स्टमक पे और स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, म्यूकोजा के बारे में अब आगे जो भी दिया हुआ है, देखो एक पॉइंट अपना हो चुका है म्यूकोजा के बारे में, ये कवर हो चुका है। ठीक है, अब म्यूकोजा के बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहां पे क्या है, हम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ही सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया कि अपने सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहले हम बात कर रहे हैं स्टमक की, स्टमक अपना यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक अपना स्टमक चल रहा है और ये अपनी क्या चल रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन चल रही है। ठीक है, देखो स्टमक के अंदर पहली लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, पहली लाइन, एक एक पॉइंट को आप चाहे खुद नोट डाउन कर लो ना, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा होती है, म्यूकोजा की बात कर रहे हैं, म्यूकोजा के। ठीक है, स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा होती है वो रुगई की फॉर्मेशन, अब रुगी बोल लो, रुजी बोल लो, रुगाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट याद रखना है म्यूकोजा जो होती है वो स्टमक के अंदर रुगी की फॉर्मेशन करती है। रुगी क्या होते हैं, सिंपल देखने से ही पता लग रहा है क्या है रुगी, क्या है, इर्रेगुलर फोल्ड्स हैं। इर्रेगुलर फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रुगी, और ये कहां पे प्रेजेंट है, स्टमक। साथ साथ में याद करेंगे, इसीलिए बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं, एक एक चीज को साथ में याद करके जाएंगे, बिल्कुल साथ में। ठीक है, मैं पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि स्टमक के अंदर जो म्यूकोजा होती है वो रुगी की फॉर्मेशन करती है। और रुगी क्या होते हैं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है रुगी के ब्रैकेट में कि इर्रेगुलर फोल्ड ऑफ म्यूकोजा को क्या बोलते हैं, रुगी बोलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो म्यूकोजा होती है वो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करती है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि स्टमक के अंदर म्यूकोजा जो होती है वो ग्लैंड्स भी बनाती है। ठीक है, अब स्टमक के रिलेटेड जो भी टर्म आती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्रिक। ठीक है, देखो लीवर के रिलेटेड हेपेटिक, किडनी के रिलेटेड रीनल और स्टमक के रिलेटेड गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक, स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनको
हम बोल देंगे क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो म्यूकोजा ने दो चीजें स्टमक में बनाई, एक तो रुगी बनाई, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब स्टमक अपना कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब हम आ जाते हैं कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो म्यूकोजा होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। फिंगर लाइक, देखो ये एक फिंगर लाइक है, ये एक फिंगर लाइक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजा होती है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसका फायदा क्या है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्यों बनाई, हर जगह क्यों नहीं बनाई, लार्ज में क्यों नहीं बनाई, ईसोफेगस में क्यों नहीं बनाई, स्टमक में क्यों नहीं बनाई, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी विलाई हर जगह क्यों नहीं बनी, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं कि इनके बनने का रीजन है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ठीक है, देखो अगर ये सरफेस यहां पे बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता तो सरफेस एरिया कम होता। अब इसने ऐसे मुड़ मुड़ के क्या कर दिया, ऐसे बना बना के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। और सरफेस एरिया के इंक्रीज होने का क्या फायदा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपनी बहुत सारी प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमें क्या है, फूड पे बहुत काम करना है, तो फूड पे बहुत काम करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, है ना, अच्छे से काम करने के लिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, ये विलाई है। ठीक है, अब देखो, अब ये विलाई के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, देखो विलाई के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है। देखो ये रेड वाली, ब्लू वाली, रेड वाली, ब्लू वाली क्या है अपनी, रेड, ये रेड ब्लू क्या है अपनी, ब्लड कैपिलरीज है। विलाई के अंदर क्या है, ब्लड कैपिलरीज आ रही है। ठीक है, और विलाई के अंदर, अब 5 स्टार लगा लो क्योंकि ये आप भूलने वालों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वहां पे 10 स्टार, 15 स्टार, 5 स्टार, जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लो, ये आप भूलने वाले हो, मैं पहले ही बता रहा हूं। देखो विलाई के अंदर लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, विलाई के अंदर लिम्फ वेसल की सप्लाई होती है। ये जो है ना, ये व्हाइट कलर की, ये अपनी क्या है, लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल। अब इसको क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टियल। अब याद करो, लैक्टोज वर्ड किससे रिलेटेड होता है ना, मिल्क के रिलेटेड होता है। लैक्टोज वर्ड किससे रिलेटेड होता है, मिल्क के रिलेटेड होता है। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसको लैक्टियल क्यों बोला गया, तो सिंपल सी बात है, लिम्फ वेसल में, लिम्फ में क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होती, लिम्फ में सिर्फ क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, व्हाइट ब्लड सेल मैक्सिमम, है ना, ज्यादातर मात्रा में डब्ल्यूबीसी होती है ना, तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल इसमें होंगी, तो ये व्हाइट कलर की दिखेगी, व्हाइट कलर की दिखेगी। और मिल्क भी कैसा होता है, व्हाइट कलर का, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लैक्टियल बोलते हैं, मिल्क से रिलेटेड व्हाइट अपना हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो दो विलाई, देखो ये एक विलाई बनी, ये दूसरी विलाई बनी, तो दो विलाई के बीच में ये स्पेस सा बन जाता है, ये स्पेस सा बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। और ज्यादा अच्छे से बोले तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहेन। ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबर कोहेन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक और बात बोलने जा रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। देखो ये अपने पास एक विलाई है, ये दूसरी विलाई। अब एनसीईआरटी में बोला गया कि विलाई के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती है ना, देखो ये विलाई के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है, ये विलाई के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है, और सेम इसके ऊपर भी ऐसी होंगी। विलाई के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनसे क्या निकलती है, कुछ ऐसे 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 घास सी निकलती है, कुछ ऐसे ऐसे घास सी निकलती है, और इस घास को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, देखो ये थी विलाई, और विलाई से भी छोटी क्या हो गई, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटी, विलाई से भी छोटी क्या हो गई, माइक्रोविलाई। ठीक है, अब माइक्रोविलाई के बारे में जो आपको चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि ये कैसी अपीयरेंस देती है, ब्रश बॉर्डर जैसी अपीयरेंस देती है, ब्रश बॉर्डर वाली अपीयरेंस देती है। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, यहां पे अपीयरेंस में आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखो रुगाई कैसी थी, ये रुगी जो बनी थी स्टमक में, रुगी कैसी बनी थी, ये थे इर्रेगुलर फोल्ड्स, इर्रेगुलर फोल्ड। और विलाई कैसी बनी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो ये याद रखना है, ये इर्रेगुलर फोल्ड, और विलाई कैसे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और माइक्रो विलाई कैसे, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है ना, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, अपनी एनसीईआरटी साथ साथ याद हो रही है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जब जाओगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखोगे तो 3 टाइप के आपको ग्लैंड्स वहां मिलेंगे। कौन से 3 टाइप के, पहले हैं अपने सलाइवरी ग्लैंड्स, और दूसरा अपना लीवर, और तीसरा अपना पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, बिल्कुल इतनी बातें ठीक है।
अब देखो ये बात तो इनके नाम से ही पता लग रही है कि नाम ही इनका सलाइवरी ग्लैंड है, तो क्या सीक्रेट करेंगे? सलाइवा सीक्रेट करेंगे, सिंपल सी बात है। और लीवर क्या है? इधर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि लीवर क्या है? बाइल सीक्रेट करेगा। कैसे करेगा वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और पेनक्रियाज क्या है? देखो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसका एंडोक्राइन पार्ट, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है। अब एंडोक्राइन पार्ट को हम कहां पे पढ़ते हैं? अपने हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन्स को करता है वो वहीं पे देखेंगे। और एक्सोक्राइन पार्ट जो इस वाले चैप्टर डाइजेशन वाले चैप्टर में अपना काम आएगा, एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो रिलीज करेगा पैंक्रियाटिक जूस को, जो अपना काम आएगा किसमें? फूड के डाइजेशन में काम आएगा, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर प्लस पैंक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को सीक्रेट करेंगे, लीवर किसको? बाइल को सीक्रेट करेगा। लीवर के और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर जो एनसीईआरटी में दिया उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। और पैंक्रियास के दो पार्ट हमने देखे, एक एंडोक्राइन पार्ट, एक एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट क्या है? हार्मोन्स रिलीज करेगा, जो हम हार्मोन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, जो फूड के डाइजेशन में कम आएगा। इतनी बातें बिल्कुल अपनी पैक हो चुकी हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, अब फिर लीवर के बारे में बात करेंगे, फिर पेनक्रियास के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स अपने पास तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं। कौन से? पहले हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, दूसरे हैं सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, और थर्ड है सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां एक मजे की बात है, आप देखो मैंने लिखा है इंटू टू। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जोड़े में प्रेजेंट होते हैं। मतलब दो ये हैं, दो ये हैं, दो ये है ना, पेयर में प्रेजेंट है। ये बात हम ध्यान में रखेंगे। देखो हमने बात की कि सलाइवरी ग्लैंड जो तीनों है, तीनों के तीनों पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। बॉडी में अपनी एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, तो हर एक ग्लैंड एक राइट साइड में होगा, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक लेफ्ट में। तो सिंपल सी बात है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी पोजीशन की। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड कहां पे होता है? चीक्स में प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है, पैरोटिड कहां? चीक्स पे। इतने पे बात खत्म करेंगे। सेकंड है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। अब नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही देखो मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ये क्या होती है? अपनी जो में होती है ना, एक अपर जो, एक लोअर जो। मैक्सिला क्या होती है? अपनी अपर जो, और मैंडिबल क्या होती है? अपनी लोअर जो। अब सब का मतलब नीचे है ना, सब का मतलब क्या होता है? नीचे। किसके नीचे? या तो अपर जो के नीचे या लोअर जो के नीचे। सिंपल सी बात है, ये बात अपनी यहां पे खत्म है। नेक्स्ट है सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, देखो लिंगुअल का मतलब ही होता है टंग। जहां पे लिंगुअल वर्ड आ जाए मतलब टंग, है ना। आप सोच के देखो, लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज वर्ड कहां से आया? यहीं से तो है। मतलब जुबान किसकी कैसी है ना, भाषा जुबान किसकी कैसी है। और आपने सुना होगा बायलिंगुअल, मतलब जो दो भाषा बोल सकता है, बायलिंगुअल, है ना। वो भी तो टंग के लिए यूज होता है कि किसकी दो जुबान जो बोल सकता है। जुबान मतलब टंग, है ना। मैं एक एक चीज इसीलिए ऐसे डिटेल में थोड़ा समझाता हूं कि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब टंग, सब का मतलब नीचे, मतलब बिलो टंग प्रेजेंट है। पोजीशन पता लगी, पैरोटिड कहां है? चीक्स में। इस पे बात खत्म करेंगे। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहां? या अपर जो के नीचे या लोअर जो के नीचे। बात खत्म है यहां पे। सब लिंगुअल, नाम से ही पता लग रहा है, लिंगुअल मतलब टंग, सब मतलब नीचे, मतलब बिलो दी टंग ये प्रेजेंट होते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक कॉमन सेंस की बात है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो क्या रिलीज करेंगे? ये सलाइवा रिलीज करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो उनका काम क्या है? सलाइवरी जूस को सिक्रेट करना, रिलीज करना। अब कहां पे सिक्रेट करेंगे? तो सलाइवा कहां पे होती है? अपनी ओरल कैविटी में ही तो प्रेजेंट होती है, बक्कल कैविटी, है ना। मुंह में पानी आ गया, मैंने बर्गर देखा, पिज्जा देखा, समोसा देखा, कुछ भी खाने की चीज देखी, मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो ओरल कैविटी में ही ये रिलीज होगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अपने चार्ट में अगर हम जाए, हम सलाइवरी ग्लैंड्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं लीवर के बारे में। और लीवर क्या सिक्रेट करता है? बाइल को सिक्रेट करता है। अब कहां करेगा, कैसे करेगा, ये हम डिटेल में अब देखने जा रहे हैं।
अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अपने लीवर की बात करने वाले हैं, लीवर की बात। ठीक है, देखो जब आप लीवर के बारे में एनसीईआरटी में देखोगे तो इससे अलग आपको एक भी वर्ड एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इससे अलग एक भी वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो या तो पहला ऑप्शन क्या है, इसको हम याद कर लेते हैं, और याद करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसको भूल जाओगे, है ना, ये रटना ही पड़ेगा, आप इसको भूल जाओगे। ठीक है, तो इसका क्या है, मैं एक आपको रफ डायग्राम बताऊंगा जिससे चीजें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। पर फिर भी पहली अप्रोच क्या रखेंगे, इसको हम याद करके देखेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं वो भूलेगा, और उसको मैं पक्का करने के लिए यहां एक रफ डायग्राम बताऊंगा, एक एक चीज पूरा खोल के करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में करने से पहले मैं आपको एक जनरल नॉलेज की सामान्य ज्ञान की बात बता दूं। देखो जहां भी गैस्ट्रिक वर्ड आ जाए मतलब वो स्टमक के लिए यूज हो रहा है, और जहां हेपेटिक वर्ड आ जाए वो लीवर के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, जहां हेपेटिक वर्ड आ जाए, हेपेटिक जहां हेपेटिक वर्ड आ जाए वो लीवर के रिलेशन में यूज हो रहा है। ठीक है, और रीनल वर्ड आ जाए तो वो किडनी के लिए। रीनल और हेपेटिक में गड़बड़ी मत कर देना, रीनल हमेशा किसके लिए, किडनी के लिए। किडनी वाले चैप्टर में होता है ना अपना रीनल, ब्लड फ्लो और वो सारी चीजें, और हेपेटिक लीवर के लिए, गैस्ट्रिक अपना स्टमक के लिए। ये बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे, माइंड में सारी कंफ्यूजन दूर करके चलेंगे। ठीक है, अब देखो एक बार इसको याद करके देखते हैं। देखो लीवर है अपना, एक अपना लीवर है, एक लीवर के अंदर अपने दो लोब्स प्रेजेंट है। अब दोनों लोब्स के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। हेपेटिक मतलब लीवर के अंदर, लोब्यूल्स मतलब लोब्यूल्स प्रेजेंट है। अब हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जो कोर्ड्स की है ना, जैसे तार होती है ना, तारे कोर्ड्स की फॉर्म में अरेंज है। अब ये हेपेटिक सेल क्या करती हैं, बाइल को सिक्रीट करती हैं, बाइल को सिक्रीट करती हैं। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, हमने बात की थी। ये हेपेटिक सेल बाइल को सिक्रीट करती हैं, और बाइल अब कहां जाके स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा। इतनी बातें हमने कर ली। ठीक है, अब ये पक्का आपको भूल जाएगा, 5 मिनट में भूल जाएगा। अब मैं क्या बोलता हूं, इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मैं अपना क्या बनाने जा रहा हूं, लीवर बनाने जा रहा हूं। देखो रफ डायग्राम है तो डायग्राम की शेप पे इतना ध्यान मत देना, मैं ये अपना लीवर बनाने जा रहा हूं, मैंने ये बना दिया अपना लीवर। ठीक है, अब ये अपना लीवर है, अब इसमें दो लोब्स प्रेजेंट है, तो मैं यहां पे दो लोब्स बना देता हूं। ये मैंने लोब बना दिया, ये मान लो अपना राइट लोब है, ये हो गया अपना लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, अब लोब्स के अंदर क्या है, हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। लोब्स के अंदर हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये फॉर एग्जांपल मैं लोब्यूल्स बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। देखो दोनों लोब्स के अंदर होंगे, जाहिर सी बात है, तो लोब्स के अंदर है हेपेटिक लोब्यूल्स, ये ब्लू कलर के हो गए अपने हेपेटिक लोब्यूल्स। अब हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर क्या है, हेपेटिक सेल्स अरेंज हैं कोर्ड्स की फॉर्म में। ये मैं बना रहा हूं हेपेटिक सेल्स जो कोर्ड्स की फॉर्म में ऐसे अरेंज है, जो कोर्ड्स की फॉर्म में ऐसे अरेंज है। ये मैंने बना दी हेपेटिक सेल, सब में प्रेजेंट होगी, सब में प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है। अब ये हेपेटिक सेल क्या सिक्रीट करेंगी, ये बाइल को सिक्रीट करेंगी। हेपेटिक सेल सिक्रीट क्या करेंगी, बाइल को सिक्रीट करेंगी। फॉर एग्जांपल ये अपना बाइल सिक्रीट कर रही है, ये भी बाइल सिक्रीट करेंगी, ये भी बाइल, है ना, ये बाइल 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 बाइल, है ना, ये हर जगह प्रेजेंट होगा बाइल। ये ब्लू कलर के डॉट 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 है, अपना बाइल सिक्रीट हो चुका है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बाइल जो है वो कहां जाके स्टोर हो जाएगा, ये बाइल जो है वो कहां जाके स्टोर हो जाएगा, वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, गोल ब्लैडर बोलते हैं, और ये बाइल इस गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, गोल ब्लैडर में बाइल को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब हमें जब भी ये बाइल चाहिए, हमें जब भी अपना बाइल चाहिए, हम क्या बोलेंगे कि गोल ब्लैडर भाई साहब हमें बाइल की जरूरत है, तो प्लीज कृपया करके आप थोड़ा बाइल दे दो। तो गोल ब्लैडर बोलेगा हाँ भाई मेरे पास बहुत सारा स्टोर है, तुम बाइल मेरे से ले लो। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब एक और चीज है, एक और वर्ड आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, उसको भी मैं कवर करने जा रहा हूं। देखो जो ये अपने हेपेटिक लोब्यूल्स है ना, ये अपने हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर क्या होती है, एक कैप्सूल की कवरिंग होती है। हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर, मेरी बातों को ध्यान दो, लोब्यूल्स के बाहर क्या होती है, एक कैप्सूल की कवरिंग होती है। और इस कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, इस कैप्सूल को हम बोलते हैं क्या, ग्लिसन कैप्सूल, ग्लिसन कैप्सूल इसको हम बोलते हैं। तो सारी चीजें अपनी यहां पे क्लियर होगी कि लोब्स कैसे है, लोब्यूल्स कैसे हैं, सेल्स कैसे हैं, बाइल कैसे आया,
बकाया बाइल कहां स्टोर हुआ, ग्लीसन कैप्सूल कहां पे है। ये बात याद रखना कि हेपेटिक लोब्यूल्स के बाहर है कैप्सूल जिसका नाम है ग्लीसन कैप्सूल। एक एक बात अपनी ये रफ डायग्राम से हमने बिल्कुल ही क्लियर कर ली यहां पे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर ली। अब देखो यहां पे एक और मजे की बात है जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ठीक है। देखो हमने लीवर में लोब्स देखे, लोब्यूल्स देखे, सेल्स देखी, ये सब देखा, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो उसका आंसर जाएगा हेपेटिक लोब्यूल्स। उसका आंसर क्या जाएगा, हेपेटिक लोब्यूल्स। एनसीईआरटी की लाइन बोलने जा रहा हूं मैं कि हेपेटिक लोब्यूल्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो, अब रह गई कोई चुन्नू मुन्नी सी बात रह गई, छोटी मोटी बातें रह गई लीवर के बारे में कि कौन सी, कि लीवर बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीईआरटी में क्या लिखी हुई है कि लीवर का एवरेज वेट लिखा है 1.2 to 1.5 kg लीवर का वेट लिखा हुआ है। और क्या है, लीवर कहां प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये भी कॉमन सी बात है ना। तो ये कुछ है। अब लीवर में इससे ज्यादा अपना कुछ बचा नहीं है। अब देखो अपना सलाइवरी ग्लैंड्स हो चुका है, अपना लीवर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज को मैं एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं जिसमें हमें समझ आएगा कि लीवर कैसे अरेंज है, गॉल ब्लैडर कैसे अरेंज है, पेंक्रियाज कैसे अरेंज है और उनका ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है ना। और लीवर से कौन सी डक्ट आ रही है, गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आ रही है, पेंक्रियाज से कौन सी डक्ट आ रही है, ये सब हम एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम। अब देखो वो डायग्राम आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक एक चीज को लिख के बताऊंगा, आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेना, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, लीवर है। ये हमारे पास क्या है, लीवर है। और लीवर में मैं यहां दो लोब, ऐसे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, मैं यहां पे दो लोब बना देता हूं। दो लोब, एक हो जाएगी अपनी लेफ्ट लोब, एक हो जाएगी राइट लोब, ठीक है। हमने बात की थी कि लीवर में दो लोब होती है, एक हो जाएगी अपनी लेफ्ट लोब, एक राइट लोब, ठीक है। अब देखो जो डक्ट कहां से आएगी, अपने लेफ्ट लोब से आएगी, उसको मैं बोल देता हूं क्या, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। देखो हमने बात की थी कि हेपेटिक वर्ड किस लिए यूज होता है, लीवर के रिलेटेड यूज होता है, ठीक है। और जो डक्ट राइट वाले लोब से आएगी उसको मैं बोल दूंगा राइट हेपेटिक डक्ट। सिंपल सी बात है, हेपेटिक मतलब लीवर के रिलेटेड है, ठीक है। अब ये डक्ट आगे आएंगी और ये क्या करेंगी, दोनों कंबाइन कर जाएंगी। ये दोनों डक्ट क्या कंबाइन कर जाएंगी और ये क्या बना देंगी, एक ही डक्ट बना देंगी जिसको मैं बोल दूंगा क्या, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये थी लेफ्ट, ये थी राइट और ये क्या हो गई, दोनों की कॉमन हो गई। कॉमन हेपेटिक मतलब लीवर से आ रही है, डक्ट मतलब डक्ट। बिल्कुल इतनी बातें यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इस साइड में क्या प्रेजेंट है, अब इस साइड में इस तरीके का गुब्बारा सा एक बलून स्ट्रक्चर है ना। ये क्या है, अपना गॉल ब्लैडर है। ये अपना क्या है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से भी क्या आ रही है, गॉल ब्लैडर वाली डक्ट आ रही है, ठीक है। और गॉल ब्लैडर वाली डक्ट को क्या बोल देंगे हम, सिस्टिक डक्ट बोल देंगे, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो ये आगे आएगी और क्या है, ये भी थोड़ा आगे बढ़ाएगी, है ना। दोनों हाथ मिला लेंगी, ठीक है। इनका हाथ मिलवा देते हैं एक बार अच्छे से, डायग्राम में अच्छे से इनका हाथ मिलवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होंगी, ये क्या बना देंगी, ये एक अलग ही कॉमन डक्ट बना देंगी। इन्होंने क्या किया, अलग ही कॉमन डक्ट बना दी, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखो ये थी अपनी क्या, सिस्टिक डक्ट जो कहां से आई थी, गॉल ब्लैडर से। और ये क्या थी, अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट जो कहां से आई थी, लीवर से यहां पे आई थी, ठीक है। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट कंबाइन कर चुकी है और इन्होंने क्या बना दी, यहां पे इन्होंने क्या बना दी, बाइल डक्ट बना दी। इन्होंने क्या बना दी, ये बाइल डक्ट बना दी। आप इसको बोलो कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हो। ये आपस में बना दी बाइल डक्ट, ठीक है। तो अब ये आगे आ रही है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसका नाम है पेंक्रियाज भाई साहब,
जिसका नाम है पेंक्रियाज भाई साहब। ठीक है, अब पेंक्रियाज की भी क्या आएगी, डक्ट आएगी, सिंपल सी बात है, ग्लैंड है तो उसकी भी डक्ट आएगी, है ना। और पेंक्रियाज वाली डक्ट को क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, पेंक्रियाटिक डक्ट, इसको क्या बोल देंगे, पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब ये पेंक्रियाटिक डक्ट क्या करेगी, इस बाइल डक्ट को ऐसे यहां ज्वाइन कर लेगी, इस बाइल डक्ट को ऐसे यहां ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, यहां पे इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ज्वाइन कर लिया तो ये क्या बन जाएगी, अब सुनना, ध्यान से सुनना, ये क्या बन जाएगी, हेपेटो वर्ड यूज हो गया, मतलब कुल मिला के लगा लो लीवर के लिए और गोल ब्लैडर के लिए, दोनों के लिए ही यूज हो गया। हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, ये बन गई हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है। देखो, हेपेटो वर्ड यूज हो गया, लीवर और गोल ब्लैडर दोनों को मिला के ही यूज हो गया, और पेंक्रियाटिक मतलब इसने पेंक्रियाटिक को भी ज्वाइन कर लिया, और ये क्या है, डक्ट है, ये बन गई कॉमन हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। अब ये हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो किस में मिल जाएगी, यहां पे हमारे पास क्या होती है, ड्यूडेनम होती है, यहां पे हमारे पास क्या है, ये ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम हम बात कर चुके हैं, देखो ये हमारे पास है ड्यूडेनम, ये हमारे पास है ड्यूडेनम। ठीक है, और ड्यूडेनम हम बात कर चुके हैं किसमें होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, अपना जो भी जूस मटेरियल जो भी आया ये ड्यूडेनम में हो जाएगा। और ड्यूडेनम में क्यों आएगा, क्योंकि ये सारा मटेरियल जो हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट में जो भी मिलके आएगा वो किस काम आना है, यहाँ पे ड्यूडेनम में डाइजेशन के अपने काम आना है, यहाँ पे डाइजेशन के अपने काम आना है, जो भी माल मसाला आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम जहां पे है ना, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट मतलब ये वाली डक्ट और ड्यूडेनम जहां पे मिलती है वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। और स्पिंक्चर भी कौन से, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई वहां पे प्रेजेंट होते हैं, कहां पे, हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट और ड्यूडेनम का जहां मिलन होता है वहां पे स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्पिंक्चर ऑफ ओडाई। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर है। अब देखो, हमने अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने एलिमेंट्री कैनाल को भी अच्छे तरीके से देखा और एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी हमने अच्छे तरीके से देखा। ये अपना कंप्लीट है। अब हम क्या स्टार्ट करने चाहते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस, कि असल में डाइजेशन होती कैसे है उसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन वैसे तो मैं बता चुका हूं कि डाइजेशन क्या होती है, हम बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देते हैं, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन, ताकि वो क्या है, ब्लड में अब्सॉर्ब हो पाए। है ना, पत्थर मतलब अपना फूड, है ना, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं कि डाइजेशन की प्रोसेस ही क्या है कि हम मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें इतनी समझ आती है ना। फॉर एग्जांपल, प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स में तोड़ दें, कार्बोहाइड्रेट्स को हम ग्लूकोज के अंदर तोड़ दें, तो इसी को बोल रहे हैं हम डाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब एक बात मेरी यहां पे समझो, इस प्रोसेस को होने के लिए अपने पास यहां क्या चाहिए, अपने को यहां पे पानी चाहिए, हाइड्रोलिसिस। बेसिकली ये प्रोसेस जो होती है वो हाइड्रोलिसिस से होती है। इसका सीधा सीधा मैं आपको एग्जांपल बता दूं, देखो, आप पेट भर के खाना खाओ, है ना, आप डेली खाना खाओ बट पानी मत पियो, है ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ दिन में आपका डाइजेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी की कमी होगी तो डाइजेशन बंद, क्योंकि डाइजेशन हो किसकी वजह से रहा था, पानी की वजह से, है ना, हाइड्रोलिसिस हो रही थी। ठीक है, अब देखो, एक तो हम खाली हाइड्रोलिसिस को छोड़ दे कि ठीक है भाई, पानी से ऐसा करते हैं कि हम खाना खाते हैं और पानी पी लेते हैं और डाइजेशन अपना हो जाएगा, है ना, पर इसमें कई दिन लग जाएंगे, हो सकता है कई सालों लग जाएं ये प्रोसेस होने में। तो इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए, फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं, और उन कैटालिस्ट को यहां बोला गया एंजाइम्स बोला गया। एंजाइम्स क्या होते हैं, अपने बायो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब स्पीड बढ़ा देंगे, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो एंजाइम क्या है अपने यहां पे, बायो कैटालिस्ट। मतलब एंजाइम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है इसको क्या कर रहे हैं, इसको तेजी से कर रहे हैं, इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं।
ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है। ठीक है, अब एंजाइम्स के बारे में एक वर्ड याद रखना, एंजाइम्स यहां पे अपने किस नेचर के हो जाएंगे, देखो हाइड्रोलिसिस को जो इफेक्ट करे एंजाइम उसका नाम हो जाएगा हाइड्रोलेज, है ना। तो एंजाइम का नेचर क्या है, यहां पे हाइड्रोलेज नेचर का यहां पे अपने एंजाइम्स है, ये बात याद रखेंगे। एंजाइम्स कैसे हैं, हाइड्रोलेज नेचर के, क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस को धक्का मार रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब हम अपनी प्रोसेस शुरू करते हैं कि डाइजेशन असल में होती कैसे है, कहां से कौन सा एंजाइम निकलता है और कैसे कैसे किस पे कौन सी एक्टिविटी होती है, स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा फूड का पाथवे है ना, हमने माउथ से फूड खाया, माउथ फिर क्या आया, इसोफेगस, फिर क्या आया, स्टमक आया, फिर अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आया, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, फिर अपनी आई लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रेक्टम, और फिर अपना जो वेस्ट हो गया, जो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल बचेगा वो बाहर चला जाएगा, और जो हमने काम का सामान है, जो अपने अब्जॉर्ब करने लायक जो काम का सामान है हमने वो बाहर निकाल लिया, वो उसको हमने अब्जॉर्ब कर लिया, और जो फालतू का वेस्ट मटेरियल बचा वो हम बाहर निकाल देंगे ना, वेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, इतनी सी बातें सिंपल है। ठीक है, अब देखो, अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है। देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होता है, डाइजेशन कहां पे स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ पे, है ना, माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, तो आंसर होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन को लेके इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे जाके क्लियर भी हो जाएंगी, वैसे और चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे जाके, टेंशन मतलब। ठीक है, पर ये मैं बता रहा हूं, इस कंफ्यूजन से बच के रहना। ठीक है, अब बात करते हैं अब्जॉर्प्शन की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि अब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है, तो मैं बोलूंगा कि इस पूरे पार्ट में लगभग लगा के चलो, माउथ में भी अब्जॉर्प्शन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक भी अब्जॉर्प्शन होता है ना। अभी हम बात नहीं कर रहे कि किस चीज का अब्जॉर्प्शन होता है, कहां क्या अब्जॉर्ब होता है, बस ये याद रखो कि अब्जॉर्प्शन माउथ में भी होता है, माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक अब्जॉर्प्शन होता है, ये बात अपने को क्लियर रखनी है। ठीक है, और अब्जॉर्प्शन का अगर क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, जो अपना मेन अब्जॉर्प्शन है, जो अपना मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है वो कहां होता है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। और उन्होंने ऐसे मैक्सिमम तो नहीं लिखा, पर बिल्कुल ही क्लियर लाइन है कि ज्यूजेनम और इलियम में जो भी अपने मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना अब्जॉर्ब करने लायक, वो कहां अब्जॉर्ब होते हैं, ज्यूजेनम और इलियम में। बाकी जो माउथ में अब्जॉर्प्शन हुआ, स्टमक में हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, वो तो सिंपल सा होता है, पानी का हो गया, छोटे मोटे ड्रग्स या छोटा मोटा अल्कोहल, ये फालतू के अब्जॉर्प्शन होते हैं। जो अपना मेन अब्जॉर्प्शन है वो ज्यूजेनम और इलियम में होगा, ये बातें याद रखनी है। और मैं एक बात और यहां पे बोल दूं कि डाइजेशन की अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है ना। अब हम चलते हैं अपने डाइजेशन की तरफ, फिर हम करेंगे अब्जॉर्प्शन। अब देखो, डाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की बातें कर लेते हैं। देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक, है ना, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोल रहे हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की। कौन सी, एक तो होंगी म्यूकस नेक सेल्स, एक होंगी पेप्टिक और चीफ सेल, और एक होंगी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, ये 3 टाइप की सेल। अब ये नाम से ही पता लग रहा है, म्यूकस, म्यूकस मतलब ये क्या सिक्रेट करेंगी, म्यूकस को सिक्रेट करेंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनके भी नाम से ही पता लग रहा है, देखो पेप, पेप्टिक, पेप, पीईपी, पेप से पता लग जाएगा कि ये पेप्सिनोजन को सिक्रेट करेंगी, पेप्सिनोजन को सिक्रेट करेंगी। और पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगी, एचसीएल, है ना, पहला क्या सिक्रेट करेंगी, एचसीएल, और दूसरा क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि जो एचसीएल होता है उसकी पीएच कितनी है, 1.8, मतलब हाईली एसिडिक है, 1.8। और इंट्रिंसिक फैक्टर की खास बात क्या है कि ये किस में हेल्प करेगा, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन में। मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि इसमें याद रखने लायक बात क्या थी कि पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल से एक तो हुआ HCl निकला, और HCl की पीएच कितनी, 1.8, हाईली एसिडिक। और दूसरा क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की खास बात क्या है, ये हमें चाहिए किसके लिए, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब देखो, जो
जो यहाँ पे ये पेप्सिनोजन बना है, पेप्सिनोजन जो ये बना है, ये क्या है? ये बच्चा है। ये क्या है? ये बच्चा है, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है ना, ये एक प्रो एंजाइम है, ये बच्चा एंजाइम है, ठीक है। तो इसको आगे फंक्शन करने के लिए, आगे डाइजेशन करने के लिए बड़ा होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, एडल्ट होना पड़ेगा। तो इसको बड़ा कौन करेगा? इसको एडल्ट कौन करेगा? देखो सिंपल सी बात है, इस प्रो एंजाइम को मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए? एसिडिक पीएच चाहिए, एसिडिक पीएच। तो ये देखो अपने पास क्या है? HCl के पास कितनी एसिडिक है? 1.8 हाईली एसिडिक है। तो HCl क्या करेगा? HCl करेगा इसकी मदद, ये HCl करेगा इसकी मदद, इसकी हेल्प करेगा और इसको क्या कर देगा? मैच्योर कर देगा। और मैच्योर करके क्या करेगा? ये था पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन से इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, इसको कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन में, कन्वर्ट कर देगा। बिल्कुल इतनी सिंपल सी बात है। एंजाइम की टेंशन मतलब पेप्सिन कहां पे क्या होता है, ये आगे भी अपना बहुत बहुत मस्त वाला चार्ट बनाया, उसमें अपना सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और आपको अब क्वेश्चन पूछना चाहिए कि स्टमक के अंदर HCl इतना ज्यादा हाईली एसिडिक है, 1.8 है ना, तो हमारी जो स्टमक की वॉल है, हमारी स्टमक की जो दीवार है अंदर से, वो जल क्यों नहीं जाती है ना? इतना ज्यादा एसिडिक है, उसको डैमेज क्यों नहीं होता है ना? आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूं कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस, देखो म्यूकस तो है, और बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट करते हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा? HCl जो कि हाईली एसिडिक है, उससे हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, HCl इतना हाईली एसिडिक था। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि वो हमारी स्टमक की वॉल्स को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? एसिडिक है तो जला देना चाहिए। तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। देखो बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। हम जो वो पीते हैं ना घोल घोल के, जब एसिडिटी हो जाती है, टीवी में ऐड भी आती है, उसमें क्या बाइकार्बोनेट्स होते हैं। और म्यूकस भी अपना बेसिक ही लगा लो। तो ये हमें क्या करेंगे? स्टमक की वॉल को HCl जो कि हाईली एसिडिक है, उससे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है। अब एक और चीज स्टमक में ही एक और चीज है, लास्ट चीज है, इसके बाद अपना स्टमक वाला खत्म है, ठीक है। अब देखो यहां पे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ही बात कर रहे हैं हम, स्टमक में ही बात कर रहे हैं। एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, रेनिन, RENNIN, रेनिन एंजाइम प्रेजेंट। अब रेनिन कैसा एंजाइम है? NCERT में साफ साफ लिखा है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। तो सीधा सीधा पता लग गया, प्रोटियोलिटिक मतलब ये प्रोटीन्स की डाइजेशन से रिलेटेड, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन्स की डाइजेशन से रिलेटेड एक एंजाइम है, ठीक है। अब यहां पे दूसरी याद रखने लायक बात क्या है कि जो रेनिन है वो इन्फेंट्स में होता है, बिल्कुल छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में नहीं होता, बिल्कुल छोटे बच्चे में। और छोटे बच्चे हमें पता है क्या पीते हैं? खाना तो खाते नहीं, समोसे तो खाते नहीं है बिल्कुल छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चे क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। तो दूध में क्या होते हैं? मिल्क में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो मिल्क में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी डाइजेशन के लिए, मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि इन्फेंट्स यानी बिल्कुल छोटे नवजात शिशु क्या पिएगा? दूध पिएगा। दूध में क्या होंगे? प्रोटीन्स। तो उन प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या हो गया? रेनिन एंजाइम। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। यहां पे अपने स्टमक का सामान्य ज्ञान खत्म। अब एक छोटा सा सामान्य ज्ञान हम ले लेते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के बारे में। पैंक्रियाटिक एंजाइम, देखो पैंक्रियाटिक एंजाइम क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो आगे अपना मस्त वाला जो चार्ट है उसमें कवर हो जाएगा। बट यहां पे एक छोटा सा सामान्य ज्ञान देना आपको, वो दे देता हूं। देखो जैसे हमने पेप्सिनोजन बनाया था, ठीक है, इधर पेप्सिनोजन बना था और पेप्सिनोजन क्या हुआ था? बड़ा होके, एडल्ट होके, मैच्योर होके क्या बना था? पेप्सिन बनेगा। ठीक वैसे ही पैंक्रियाज में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन भी क्या है? एक बच्चा एंजाइम है, एक इमैच्योर है ना, इसको अभी बड़ा होना है। इसको ट्रिप्सिनोजन को बड़ा होके क्या बनना है? ट्रिप्सिन बनना है, ठीक है। अब यहां पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इसको बड़ा कौन करेगा, इसको मैच्योर कौन करेगा? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रिप्सिनोजन की मैच्योर होने के लिए क्या चाहिए? एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बना देगा? ट्रिप्सिन बना देगा। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो पैंक्रियाज के बाकी के एंजाइम बचे, बाकी के कौन से हैं वो आगे हम कर लेंगे मस्त वाले चार्ट में, है ना। बाकी के एंजाइम करें उनको ये एक्टिवेट कर देगा। एक बार फ्लो दोबारा से हम कर लेते हैं कि पैंक्रियाज में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, और ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट होना है? ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा एंटेरोकाइनेज, है ना। और ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो बाकी के पैंक्रियाज के एंजाइम बचे उन सबको क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। अपना सामान्य ज्ञान यहां कंप्लीट हो चुका है।
अब देखो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने को बार बार इस चैप्टर में आगे तंग करेंगे, ठीक है। तो इनकी कंफ्यूजन से हम एक बार में ही निकल लेते हैं कि मैस्टिकेशन क्या है, बोलस क्या होती है और कहां पे बनता है, काइम क्या होता है और कहां पे बनता है, पेरिस्टालसिस क्या होती है, डीग्लूटेशन क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट्स क्या होती है और कहां पे होती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं तो बार बार इस चैप्टर में तंग करेंगी और एनसीईआरटी में सारी चीजें दी हुई हैं। तो इनकी कंफ्यूजन से मैं आपको एक बार में वन शॉट में यहां पे निकालने वाला हूं, ठीक है। देखो सिंपल सा अपनी वही स्टार्टिंग करते हैं, कहां से, अपनी फूड से स्टार्टिंग करते हैं कि हमने फूड खाया, हमने खाना खाया, ठीक है। अब फूड खाया तो फूड कहां पे जाएगा, सबसे पहले कहां पे प्रेजेंट होगा, अपने माउथ में प्रेजेंट होगा। अब फूड के माउथ में जाते ही हमने क्या किया, जाते ही हमने क्या किया, उसको दांतों से चबाया, है ना। मतलब क्या है, टीथ का इस्तेमाल किया, दांतों का इस्तेमाल किया, है ना। और दांतों से जो हमने उसको चबाया, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेस्टिकेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मेस्टिकेशन, है ना। हमने टीथ से फूड का क्या कर दिया, मेस्टिकेशन कर दिया। अब मेस्टिकेशन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, मेस्टिकेटेड फूड। ये क्या बन जाएगा, मेस्टिकेटेड फूड, है ना। फूड का क्या बन गया, मेस्टिकेटेड फूड। और कहां पे बना, तो जाहिर सी बात है अभी तक फूड कहां है, अपना माउथ में ही प्रेजेंट है ना। दांत तो अपने मुंह में ही होते हैं ना, माउथ में ही होते हैं। तो अभी ये मेस्टिकेटेड फूड कहां पे है, माउथ में ही प्रेजेंट है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हो रही है। अब क्या होगा, अब ये मेस्टिकेटेड फूड क्या है, मेस्टिकेटेड फूड क्या है, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। और सलाइवा में क्या होती है, अपनी म्यूकस होगी। सलाइवा में होगी क्या, म्यूकस होगी। तो एक तरीके से क्या है, ये फूड को आपस में ऐसे आपने फील भी किया होगा कि आप खाने को चबाते हो, है ना। चाहे वो सूखा खाना है, चाहे वो गीला खाना है, आप खाने को चबाओगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या है, ऐसे चिपका चिपका सा बन जाएगा ना, चिपचिपा सा बन जाएगा। तो किसकी वजह से, सलाइवा में जो म्यूकस है उसकी वजह से, है ना। फिर क्या बन जाएगा, ये मेस्टिकेटेड फूड का जो सलाइवा की म्यूकस की वजह से मेस्टिकेटेड फूड का क्या बन जाएगा, अब बोलस बन जाएगा, अब बोलस बन जाएगा, ठीक है। अब बोलस बना कहां पे है, तो जाहिर सी बात है सलाइवा कहां प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट है। तो बोलस कहां बना है, अपना माउथ के अंदर ही बना है। इतनी बातें बिल्कुल अपने को समझ आती हैं, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने फूड को, मान लो हम रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, हमने उसको चबाया 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 और उसका बोलस बना दिया कहां पे, माउथ में ना। वो गीला गीला सा बन गया, माउथ में ही बोलस बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली सोच के देखो, अब हम क्या करेंगे, उस बोलस को निगल जाएंगे, है ना। गले से नीचे उतार देंगे, मतलब उसको निगल जाएंगे। उसको क्या कर जाएंगे, मेरी बात पे ध्यान दो, निगल जाएंगे मतलब हम उसको स्वेलो कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, स्वेलोविंग बोल देंगे। स्वेलोविंग, है ना। स्पेलिंग पता नहीं क्या मेरे को गड़बड़ हो जाती है, स्वेलोविंग बोल देंगे। या इसका दूसरा नाम क्या बोल देंगे, डीग्लूटेशन, या इसी का दूसरा नाम है डीग्लूटेशन, या इसी का दूसरा नाम है डीग्लूटेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है स्वेलोविंग और डीग्लूटेशन। मतलब क्या है, देखो अब माउथ से हम नीचे, गले से नीचे उतारते जा रहे हैं। मतलब क्या है, हम पहले फूड कहां पहुंचेगा, अपना फेरिंग्स पर पहुंचेगा, और फेरिंग्स के बाद कहां पहुंचेगा, अपना ईसोफेगस पे पहुंचेगा। फेरिंग्स के बाद अपना पहुंचेगा कहां, ईसोफेगस पे पहुंच चुका है, ठीक है। एक बात पे ध्यान दो कि ईसोफेगस में फूड की कंडीशन की बात करें तो ईसोफेगस में क्या पहुंचा है, अपना बोलस पहुंचा है ना। फूड की कंडीशन तो वही चल रहा है, बोलस को हमने क्या कर लिया, निगल लिया, फिर वो फेरिंग्स पे पहुंचा, फिर अपना वो ईसोफेगस पे बोलस अपना पहुंच चुका है, ठीक है। अब हमें पता है कि ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस एक ट्यूब ही तो है ना। देखो ऐसे ही तो चलता है, माउथ आया, फिर ईसोफेगस आया, फिर अपना स्टमक आया, फिर इंटेस्टाइन, है ना। ऐसे ही तो चलता है। तो ईसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक मतलब क्या है, बोलस को ईसोफेगस में इस ट्यूब के थ्रू मूव करना है ना, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जाना है। तो सिंपल सी बात है, इसका आप आंसर दे दोगे कि हाँ भाई हम खड़े होते हैं, खड़े खड़े हम कुछ खा रहे हैं, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ये फूड नीचे चला जाएगा।
ठीक है, तो मैं इसका एक सिंपल सा आंसर देता हूं। आप क्या करो, आप एक दिन क्या करो, लेटे लेटे खाना खाओ, या खाना खाते ही आप एकदम लेट जाओ। आप लेटे लेटे खाना खाओ या खाते ही लेट जाओ, फिर भी आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशन तो इसका आंसर नहीं है। तो क्या आंसर है? तो सिंपल सी बात है, ईसोफेगस जो ये ट्यूब है, इसकी दीवारों में, इसकी वॉल्स में क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसकी वजह से ये बोलस अपना जो है नीचे की तरफ जा रहा है। ईसोफेगस से कहां? स्टमक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो उस मस्कुलर मूवमेंट्स का, ईसोफेगस की वॉल्स में जो मस्कुलर मूवमेंट्स हो रखी हैं, जो बोलस को नीचे की तरफ धक्का मार रही है, उन मस्कुलर मूवमेंट्स का नाम क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स उनको हमने बोला है ना, मैंने बोला था एक एक चीज कवर करते हुए चल रहे हैं। मेस्टिकेशन, बोलस, पेरिस्टैल्सिस, डीग्लूटिशन, सारी चीजें कवर हो रही हैं। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट उसको हमने बोला। अब क्या है अपना यहां पे क्या आ जाएगा? ईसोफेगस के बाद जो अपना क्या है ऑर्गन आएगा, उसको हमने बोला क्या? हमने बोला स्टमक बोल दिया। उसके बाद क्या आएगा? स्टमक अपना आएगा। अब स्टमक में ये है बोलस अपना पहुंच चुका है, किसकी हेल्प से? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। और स्टमक में फूड की बात करें तो फूड की कंडीशन क्या रहेगी? स्टमक में अपना पहुंचा है बोलस, है ना, बोलस ही चल रहा है अभी तक। अब स्टमक के अंदर क्या होते हैं? स्टमक के अंदर होते हैं, सीधी सी बात है, स्टमक के अंदर होते हैं गैस्ट्रिक एंजाइम। गैस्ट्रिक जहां भी वर्ड आ जाए मतलब स्टमक की बात रहे, तो स्टमक के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक एंजाइम्स है, प्लस स्टमक की वॉल्स, स्टमक की दीवारों में भी क्या है? मसल्स प्रेजेंट है। स्टमक की दीवारों में भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और स्टमक की यानी गैस्ट्रिक मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। तो स्टमक के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रिक एंजाइम की एक्टिविटी होगी और क्या होगी? मसल्स की मूवमेंट, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसको हमने बोला चर्निंग मूवमेंट, है ना। तो गैस्ट्रिक एंजाइम के साथ पूरे तरीके से ये बोलस जो है मिल जाएगा, है ना। गैस्ट्रिक एंजाइम्स के साथ ये बोलस मिल जाएगा। मिलाएगा कौन? चर्निंग मूवमेंट इसको मिला रही है। तो इसका क्या बन जाएगा? तो बोलस का क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा। तो बोलस का क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा। इतनी बातें मैं यहां पे आपको समझाना चाहता था। ठीक है, अब देखो जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसे हिलना मत, बिल्कुल भी मत हिलना, स्किप मत करना। जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सबको हम सॉल्व करना चाहते हैं, देखो पहला क्वेश्चन मेस्टिकेटेड फूड कैसे बना? तो फूड को हमने दांतों से क्या कर दिया? मेस्टिकेट कर दिया, तो मेस्टिकेटेड फूड बन गया। कहां बना? तो सिंपल सी बात है, दांत कहां होते हैं? अपने माउथ में, तो माउथ में बना, है ना। ये बातें बिल्कुल क्लियर है। अब क्या हुआ? मेस्टिकेटेड फूड को हमने मुंह के अंदर ही क्या है? सलाइवा में जो म्यूकस है उसके साथ मिक्स कर दिया, है ना। अब म्यूकस के साथ मिक्स होगा तो वो चिपचिपा सा हो गया। मेस्टिकेटेड फूड है जो चिपचिपा सा बन जाएगा ना। हमने फील भी किया है इस बात को जब हम कुछ खाते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे हम? बोलस बोल देंगे, है ना। मेस्टिकेटेड फूड प्लस म्यूकस इन सलाइवा क्या बना देंगी? बोलस बना देंगी, जो माउथ के अंदर अपना बन चुका है। अब हम इसको क्या कर जाएंगे? निगल जाएंगे। अब हम इसको गले से नीचे उतार लेंगे, निगल जाएंगे, है ना। हलक से निवाला नीचे उतार लेंगे। निगल जाएंगे मतलब स्वेलो कर जाएंगे। मतलब क्या है? स्वेलोविंग इस प्रोसेस का नाम पड़ जाएगा। या इसका दूसरा नाम है डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन से क्या होगा? स्वेलो करने से क्या होगा? फूड अपना बोलस कहां जाएगा? अपना बोलस जाएगा फेरिंग्स, फिर जाएगा ईसोफेगस। अब ईसोफेगस क्या है? एक लंबी सी ट्यूब है, तो इसके थ्रू भी फूड हमें नीचे भेजना है। तो सिंपल सी बात है, होगा क्या? ईसोफेगस की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनमें होती है मसल्स। अब उन मसल्स में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी हेल्प से फूड ईसोफेगस के थ्रू नीचे जा रहा है। और ईसोफेगस की वॉल्स में जो मसल की मूवमेंट हुई है ना, फूड की जो मूवमेंट हुई मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसको हमने बोला क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसको हमने नाम दिया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया। अब क्या है? अपना कहां पहुंच चुका है? अपना सामान
पहुंच चुका है स्टमक के अंदर। अब स्टमक में क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा ना, गैस्ट्रिक जूस होगा और उसमें स्टमक की वॉल्स, स्टमक की दीवारों में भी क्या है, मसल्स प्रेजेंट है। अब वो मसल्स जो मूवमेंट करेंगी उसको हमने बोला चर्निंग मूवमेंट। अब चर्निंग मूवमेंट की हेल्प से गैस्ट्रिक जूस के साथ ये बोलस अपना मिल चुका है। मिलने के बाद जो नई चीज बनी है ना, बोलस और गैस्ट्रिक जूस के मिलने जुलने के बाद जो नई चीज बनी उसको हमने बोल दिया काइम बोल दिया। तो यहां से मेरे ख्याल से सारी चीजें अपनी क्लियर होगी, कभी अब ये आपको भूलने वाली नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अपनी जो कंफ्यूजन थी वो दूर कर चुके हैं, अब बात करते हैं आगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से ही हम काम करेंगे। अब जो हम करने वाले हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और क्यों आने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो टॉपिक है ना, ये डाइजेशन वाला ये टॉपिक, ये इस चैप्टर का सबसे मुश्किल टॉपिक है। और ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं फूड का डाइजेशन कराना। ठीक है, और इसको हम बहुत मज़े से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक फ्लो चार्ट ही है ना, एक चार्ट, एक टेबल ही इस तरीके की तैयार की है जो खुद ही फूड का डाइजेशन करके आपको दिखा देगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, हमने कोई भी फूड खाया, समोसा खाया, चिप्स खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और रोटी खाई, सब्जी खाई, पनीर खाया, जो भी खाया, उस फूड में क्या होगा, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे या न्यूक्लिक एसिड्स होंगे या फैट्स होंगे। ठीक है, हमने कोई भी फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या प्रोटीन्स होंगे या न्यूक्लिक एसिड होंगे या फैट्स होंगे। इतनी बात अपने को समझ में आती है, सिंपल सी बात है। देखो, डाइजेशन का एक सिंपल सा फंडा समझो। हमें किसी भी चीज का डाइजेशन करना क्यों है, क्योंकि हमें उस चीज को अब्जॉर्ब भी करना है ना। फॉर एग्जांपल, हमने कोई प्रोटीन खाया, डायरेक्ट प्रोटीन खाया, तो डायरेक्ट प्रोटीन अब्जॉर्ब नहीं हो सकता, हमें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे टुकड़े मतलब प्रोटीन को उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा। स्मॉलेस्ट मतलब प्रोटीन को तोड़ते जाओ, जब वो फर्दर ना टूट पाए, मतलब अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी अमीनो एसिड्स में ना आ जाए, तब तक उसको तोड़ते जाओ। और अमीनो एसिड जब अपने बन जाएंगे तो वो क्या है, सबसे छोटी फॉर्म है, वो अपने अब्जॉर्ब हो जाएंगे, है ना। सिंपल सा फंडा क्या है, कोई भी चीज हमने खाई उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। क्यों तोड़ना है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उसकी स्मॉलेस्ट, किसी भी फूड की स्मॉलेस्ट फॉर्म को अब्जॉर्ब कर सकती है ना, बड़ी फॉर्म को नहीं कर सकती। ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कहां किसके लिए कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए माउथ में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। देखो, अमाइलेज जहां वर्ड आ जाए मतलब वहां स्टार्च का यूज हो रहा है ना, मतलब वहां पे स्टार्च के लिए लिखा गया है। और स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के लिए माउथ में है सलाइवरी अमाइलेज, और कार्बोहाइड्रेट के लिए स्टमक में कोई ऐसा खास एंजाइम नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए पैंक्रियास से क्या आएगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज आएगा, है ना। अमाइलेज फिर से वो ये कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। और यहां कार्बोहाइड्रेट के लिए सक्कस एंटेरिकस से, देखो सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, देखो एंटेरो वर्ड जहां भी आ जाए ना, एंटेरो मतलब वो इंटेस्टाइन के लिए यूज हुआ है। तो सक्कस एंटेरिकस सिंपली क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है ना। इंटेस्टाइनल जूस को ही हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब देखो, मैंने एक वर्ड बोला अभी सक्कस एंटेरिकस, और मैंने बोला कि सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है। तो हमने ये किया था, है ना, आपको याद है ना, हमने ये किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई। और विलाई के ऊपर ये क्या थी, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई थी, है ना। ये क्या थी, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई थी। अब ये माइक्रोविलाई क्या सिक्रीट करती हैं, सक्कस एंटेरिकस, है ना। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई, विलाई के ऊपर है माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई ने क्या सिक्रीट किया, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, जिसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। अब हमें पता चल गया कि इंटेस्टाइनल जूस कहां से आया है, एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है। सक्कस एंटेरिकस में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए माल्टेज होंगे, लैक्टेज होंगे, सुक्रोज होंगे, है ना, सुक्रेज होंगे, है ना। ये क्या होते हैं, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक एक चीज कवर हो जाएगी कि कौन क्या करता है, सिंपल है। प्रोटीन के लिए माउथ में ऐसा कुछ खास नहीं है। स्टमक में क्या है, पेप्सिन है, सबको पता होगा, है ना, सबको ही पता होगा, ये जग जाहिर बात है, बहुत फेमस है। और पैंक्रियाज के भी जग जाहिर है, सबको पता है, ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन है, और क्या है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। और सक्कस एंटेरिकस में प्रोटीन के लिए क्या है, डाइपेप्टाइड
पेप्टाइडेज है, डाईपेप्टाइड। देखो प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, पॉलीपेप्टाइड, और ये पेप्टाइड वर्ड आते ही मतलब वहां प्रोटीन की बात हो रही है। न्यूक्लिक एसिड के लिए माउथ में कुछ नहीं है, स्टमक में कुछ नहीं है, पैंक्रियाज में न्यूक्लियेजेस है, सक्कस एंटेरिकस में न्यूक्लियोटाइडेजेस है, न्यूक्लियोसाइडेज। बिल्कुल भी दिमाग पे जोर मत दो, मैं जो बोल रहा हूं ना बस सुनते रहो, दिमाग पे जोर नहीं दे रहा है, मैं आपको खुद याद करा के भेजूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल भी दिमाग पे जोर नहीं देना, घबराओ मत, ठीक है। फैट में माउथ में कुछ ऐसा खास नहीं है, स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज। देखो गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक, लाइपेज, लाइपेज किसके लिए वर्ड हुआ, लिपिड के लिए, लिपिड का मतलब लाइपेज है ना, लाइपेज मतलब जो लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। पैंक्रियाज में हो गया पैंक्रियाटिक लाइपेज, सिंपल है, लाइपेज मतलब फैट है, पैंक्रियाटिक मतलब पैंक्रियाज, सिंपल सी बात है। ऐसे इधर था लाइपेज मतलब फैट है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, और सक्कस एंटेरिकस में डायरेक्ट लाइपेज। इतनी बातें आपको समझ आती हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं, कुछ भी हमने याद नहीं किया, सिर्फ इनको देखा है, ठीक है। अब हम करते हैं फूड की डाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, क्या खाते हैं, हम पॉलीसैकेराइड खाते हैं, है ना। हमने क्या खाया, पॉलीसैकेराइड खाया। पॉलीसैकेराइड में भी हम एग्जांपल ले लें, हमने क्या खाया, एक स्टार्च खाया। स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट के लिए पहला एंजाइम कहां है, देखो सिंपल सी बात है ना, फूड तो ऐसे ही जाएगा ना, पहले हमारे माउथ में फूड जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर पैनक्रियाज वाले एक्शन पे जाएगा। कहां जाएगा वो तो हमने क्लियर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पहले पैनक्रियाज का एक्शन होगा, फिर इंटेस्टाइनल जूस का उस पे एक्शन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो पॉलीसैकेराइड की हमें डाइजेशन करनी है, स्टार्च की, ठीक है। अब पहला एंजाइम कहां पे है, माउथ में है, कौन सा है, सलाइवरी अमाइलेज है। कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, 30% पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा ना। बेसिक रूल वही है, छोटे से छोटे पे तोड़ते जाना है, पॉलीसैकेराइड फिर डाइसैकेराइड फिर मोनोसैकेराइड, स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ चल रहा है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज 30% पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसैकेराइड जैसे कि माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये वाला, ठीक है। अब चीजें कहां जाएंगी, सारी अपने स्टमक में जाएंगी। स्टमक में इसके लिए कोई भी एंजाइम नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं है ना। अब स्टमक में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 30% हमारे पास प्रेजेंट है डाइसैकेराइड और 70% क्या है, पॉलीसैकेराइड, है ना। 70% तो कन्वर्ट हो नहीं पाया था, सिर्फ 30% हुआ था इसकी वजह से, ठीक है। स्टमक में अब हमारे पास प्रेजेंट है, देखो एक एक चीज को आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 30% डाइसैकेराइड, 70% क्या है, पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल ठीक है। यहां पे कोई भी डाइजेशन होगी। अब सारी चीजें गई आगे, आगे कहां गई, इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन में किसका एक्ट हो गया, पहले पैंक्रियाज के जो पैंक्रियाटिक जूस होता है उसका एक्ट होगा, और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा एंजाइम होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, इस 70% पॉलीसैकेराइड है ना, जो अपना बच गया था 70% पॉलीसैकेराइड, इसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहां पे पैंक्रियाटिक जूस की वजह से क्या होगा, अपना 100% टोटल 100%, देखो 30% तो यहां हो चुका था, 70% किसने कर दिया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने कर दिया। अब हमारे पास क्या है, टोटल 100% डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड कौन से, माल्टोज है, जैसे लैक्टोज है या सुक्रोज है, ठीक है। अब चीजें आगे जाएंगी, अब इंटेस्टाइन में चीजें आगे जाएंगी, कहां कहां जाएंगी ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना। ड्यूडेनम, जूजेनम, जो भी हम देख चुके हैं, कहां पे डाइजेशन है, कहां पे अब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस में कौन से होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये एक तरीके से क्या है, डाइसैकेराइडेज है ना। ये क्या करेंगे, ये माल्टो, देखो माल्टोज को कौन तोड़ देगा, माल्टोज को तोड़ देगा माल्टेज, किसमें, ग्लूकोज, मतलब अपनी मोनोसैकेराइड्स में तोड़ देंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। लैक्टोज को कौन तोड़ देगा, लैक्टेज तोड़ देगा। सुक्रोज को कौन तोड़ देगा, सुक्रेज तोड़ देगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चीजें आ जाएंगी, मोनोसैकेराइड बन जाएंगी, है ना। इसके रिजल्ट से, इनके रिजल्ट से पॉलीसैकेराइड कहां कन्वर्ट हो चुके हैं, मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मोनोसैकेराइड का एग्जांपल ग्लूकोज ले लो। अब ग्लूकोज को हम रेडिली क्या है, अब्सॉर्ब कर सकते, ग्लूकोज को हमने क्या किया, अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये तो कहानी किसकी थी, ये थी अपनी कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। देखो ये हमारे पास यहां पे प्रोटीन है। अब प्रोटीन कहां आए, सबसे पहले कहां पे आएगा, फूड, माउथ में आएगा। तो माउथ में प्रोटीन के लिए ऐसा कोई खास एंजाइम नहीं है ना। तो डायरेक्ट अपने प्रोटीन कहां गए, स्टमक में गए, स्टमक में।
ठीक है। अब स्टमक में प्रोटीन के ऊपर किसने एक्ट किया? पेप्सिन एंजाइम ने एक्ट किया। पेप्सिन एंजाइम ने एक्ट किया और पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को कहां कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस। ये क्या होते हैं पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस? ये क्या होते हैं? पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स। ठीक है, ये होते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन्स को कहां कन्वर्ट कर दिया? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब चीजें आगे गई। अब पैंक्रियाज के एंजाइम का एक्ट हुआ, है ना। और पैंक्रियाज में प्रोटीन्स के लिए कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन होते हैं, कीमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइड। और मेनली इसमें कौन काम करता है? अपना ट्रिप्सिन ही काम करता है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेंगे? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस को कहां कन्वर्ट कर देंगे? डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड, और उसको हम छोटे छोटे में तोड़ता जा रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड को हम डाइपेप्टाइड में पहुंचा चुके हैं इनकी हेल्प से, पैंक्रियाज के एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, अब चीजें आगे जाएंगी तो नेक्स्ट एंजाइम सक्कस एंटेरिकस में क्या है? डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज नाम से ही पता लग रहा है ये डाइपेप्टाइड को तोड़ेगा, और डाइपेप्टाइड जब टूटेंगे तो किस में टूटेंगे? अमीनो एसिड्स में टूटेंगे। अब अमीनो एसिड से आगे फर्दर ये ब्रेकडाउन नहीं हो सकते, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, और ये क्या है? अपनी अब्जॉर्ब हो जाएगी। इतनी सिंपल सी बात है, एक एक चीज हम साथ साथ याद कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम करने वाले हैं प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की। देखो न्यूक्लिक एसिड का एक सिंपल सा फ्लो समझो। न्यूक्लिक एसिड अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम क्या करेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड्स से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दें तो हमें क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे। और न्यूक्लियोसाइड्स में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? इसको भी तोड़ दें अगर, शुगर अलग हो जाएंगे, बेस अलग हो जाएंगे। देखो डीएनए और आरएनए याद करो। डीएनए आरएनए में क्या होता है? शुगर होते हैं, न्यूक्लिक बेस होते हैं, और क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो बेस और शुगर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड्स में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बना देते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो डाइजेशन करते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड के लिए माउथ में ऐसा कोई खास एंजाइम नहीं होता, स्टमक में भी कोई खास एंजाइम नहीं है। तो पहला एंजाइम कहां आया? पैंक्रियाज से आया, जिसका नाम है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस, ठीक है। यहां पे पैंक्रियाज का एक्ट हो रहा है, मतलब यहां चीजें कहां पहुंच चुके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुकी हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियेसिस मतलब ये किस पे एक्ट करेगा? न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा, डायरेक्ट डीएनए या आरएनए पे एक्ट करेगा, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां जाएगा? आगे की तरफ जाएगा, और आगे कौन सा मिला इसको? सक्कस एंटेरिकस इसको मिलेगा। अब सक्कस एंटेरिकस में दो एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? नाम से ही पता लग रहा है न्यूक्लियोटाइडेजेस, है ना। जो क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को इससे निकाल देगा, तो बच क्या जाएगा? न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा? न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस नाम से पता लग रहा है। ठीक है, और क्या फिर स्मॉलेस्ट फॉर्म में चीजें टूट जाएंगी कहां? शुगर प्लस बेस में। ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ये जो अब्जॉर्ब अपनी हो सकती है। इतनी सिंपल सी बातें थी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? फैट के बारे में। फैट के लिए देखो माउथ में कोई ऐसा खास एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी ये लगा लो आप, नाम मात्र ही होता है, इसमें कुछ खास डाइजेशन नहीं होता, ये नाम मात्र है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है पैंक्रियाज में होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब यहाँ पे थोड़ी मेन डाइजेशन होती है फैट की, है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज, है ना। देखो ये हमारे पास फैट था, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया? फैट को, पैंक्रियाटिक लाइपेज ने क्या किया? फैट को मोनोग्लिसराइड प्लस डाइग्लिसराइड्स में तोड़ दिया। फैट को मोनोग्लिसराइड्स प्लस डाइग्लिसराइड्स में तोड़ दिया किसने? पैंक्रियाटिक लाइपेज ने। अब चीजें आगे गई कहां पे? सक्कस एंटेरिकस का यहां पे अब एक्ट होने वाला है, किस पे? मोनोग्लिसराइड प्लस डाइग्लिसराइड के ऊपर सक्कस एंटेरिकस का एक्ट होगा, और सक्कस एंटेरिकस के अंदर फैट की डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये लाइपेज क्या करेगा? इनको मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड को किस में तोड़ देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और हमें पता है ये फैट की ब्रेकडाउन जब करते हैं तो ये इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये अब अब्सॉर्ब हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से किया, सिंपल सी बातें की।
अब देखो, अब मैं आपको जो बात बोलने जा रहा हूं वो बेहद ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने कानों को साफ करके कृपया अच्छे तरीके से खोल लीजिए, क्योंकि अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उस पे 50 स्टार लगा लो। देखो, मैंने फैट के डाइजेशन में एक बात बोली थी कि फैट को हम अल्टीमेटली ब्रेकडाउन किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ेंगे, ठीक है। और मैंने बिल्कुल इजीली बोल दिया कि इसको हम क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। मैंने इजीली बोल के मैं निकल गया था। बट इसमें कुछ अलग ही गेम चलता है फैट वाले। देखो, फैट को हमने कहां तोड़ लिया, एंजाइम्स की हेल्प से। कौन से एंजाइम हमने देख लिए थे, कहां तोड़ लिया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ लिया। अब टेक्निकली होना क्या चाहिए था, नॉर्मल जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल कहां जाने चाहिए थे, ब्लड में जाने चाहिए थे। और ब्लड कहां जाएगा, फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा, है ना। हमारा हार्ट पंप कर रहा है ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाएगा और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल पूरी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी सेल हैं, उनको मिल जाएगा। सिंपल सा है। बट होता क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं। वो क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकते, है ना। तो हमने एक अलग ही मेथड ढूंढा, क्या मेथड ढूंढा कि हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड में कैसे भेजें, ठीक है। ये अपने पास अब सवाल है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड में हमें भेजना है, ठीक है। देखो, यहां हमारे पास क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। यहां हमारे पास क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। अब इनकी हम क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे। हम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की क्या करेंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे। और ये इमल्सिफिकेशन किसकी हेल्प से करेंगे, बाइल की हेल्प से। बाइल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहां से आता है, लीवर से आता है, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है और वहां से डक्ट से जहां से आ जाता है। सिंपल सी बात है ना। हमने इनकी की इमल्सिफिकेशन की, किसकी हेल्प से, बाइल की हेल्प से। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इमल्सिफिकेशन जब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की होगी तो क्या बन जाएंगे, मिशेल्स बन जाएंगे। एक एक चीज को क्लियर करते चलना। इमल्सिफिकेशन के बाद फैट्स की ये भी क्वेश्चन आ जाएंगे, फैट्स की इमल्सिफिकेशन वो भी ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की इमल्सिफिकेशन ये भी ठीक है। हमने इनकी इमल्सिफिकेशन की किसकी हेल्प से, बाइल की हेल्प से। तो क्या बन गए, मिशेल्स बन गए। अब मिशेल्स के बाहर क्या है, मिशेल्स की भी रीफॉर्म होती है, इसमें भी कई मॉडिफिकेशन होती है। और फिर क्या होता है, प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। प्रोटीन मिशेल्स के बाद क्या होता है, इनके बाहर प्रोटीन की कोटिंग हो जाती है। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी होती है, पर वो अपने इतना सिलेबस में नहीं है। प्रोटीन की कोटिंग होने के बाद स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगी, काइलोमाइक्रोन्स बन जाएंगी, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। अब ये काइलोमाइक्रोन्स कहां, लिम्फ वेसल में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। देखो, हमने नॉर्मली करना क्या था, ब्लड में भेजना था, पर ब्लड में ये डायरेक्ट जा नहीं पा रहे। तो हमने क्या किया, इसके मिशेल्स बनाए, फिर काइलोमाइक्रोन्स बनाए और फिर इसको लिम्फ में भेजा। और लिम्फ जाके अपनी कहां खुल जाएगी, ब्लड वेसल में, जो बड़ी ब्लड वेसल होती है उसमें खुल जाएगी। और ये अपना अल्टीमेटली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहां आ चुका है, अब अपना ये ब्लड में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो बाइल है, बाइल में क्या क्या होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाइल में क्या क्या होता है। तो ये पर्ची, ये स्लिप है, ये हमें आंसर देना चाह रही है। देखो, बाइल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में लिखा है कि बाइल में क्या होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे। बाइल पिगमेंट्स कौन से, बिलिरुबिन होंगे, बिलीवर्डिन होंगे, और क्या होंगे, बाइल सॉल्ट्स होंगे, और क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, और क्या होगा, फोस्फोलिपिड होगा। बट यहाँ पे 5 स्टार, 10 स्टार, 15 स्टार, 20 स्टार लगा लो। बाइल में एंजाइम नहीं होता। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, बाइल में एंजाइम नहीं होता। बाइल पिगमेंट्स होंगे, बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, फोस्फोलिपिड होगा, बट एंजाइम नहीं होगा। ये बाइल अपना कवर हो चुका है, ठीक है। ये अपनी फैट की डाइजेशन भी कंप्लीट है। अब देखो, हमने सारी प्रोसेस देख ली, सारी डाइजेशन देख ली, ठीक है। अब उसमें एक कॉमन सेंस की बात याद रखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस यानी स्टमक में जो जूस होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, है ना। इसका सिंपल सा रीजन है, वहां पे अपने पास क्या है, HCl अवेलेबल था। और HCl एक एसिड होता है, पीएच भी मैंने बताई थी 1.8। तो क्या है, ये एसिडिक नेचर का होगा अपना गैस्ट्रिक जूस। और इसके उधर पैंक्रियाटिक जूस की बात करें तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है ना, यानी थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। गैस्ट्रिक एसिडिक, पैंक्रियाटिक अपना एल्कलाइन नेचर का। बेसिक सी बात है, बिल्कुल इसको याद में रखेंगे।
अब देखो, अब हम करने वाले हैं अपना अब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो अब्जॉर्प्शन जो अपना है वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो सिंपल डिफ्यूजन, या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब नाम से ही पता लग रहा है सिंपल डिफ्यूजन मतलब चीजें फ्री में हो रही हैं, चीजें फ्री में हो रही हैं, मतलब यहां पे एनर्जी का खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, पर यहां पे मैंने रेड बॉक्स जानबूझ के बनाया क्योंकि आप यहां पे गलती करोगे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का खर्च बिल्कुल भी नहीं होता, है ना, एनर्जी का खर्च बिल्कुल भी नहीं होता, बट कैरियर प्रोटीन्स इसमें चाहिए, ये बात याद रखनी है। सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी का खर्च नहीं हुआ, फैसिलिटेटेड में भी एनर्जी का खर्च नहीं हुआ, बट कैरियर प्रोटीन्स का यूज हुआ। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नाम से ही पता लग रहा है, एक्टिव मतलब एनर्जी का यूज हुआ है। ठीक है, अब इनमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लूकोज तीनों में है, अमीनो एसिड भी तीनों में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट तीनों के थ्रू हो सकता है और अमीनो एसिड का भी तीनों के थ्रू दिया है ना। अब अलग क्या चीजें हैं, तो हमें सिंपल डिफ्यूजन में याद रखना है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन सिंपल डिफ्यूजन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें याद रखना है सोडियम आयन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ये चीज भूल जाओगे। देखो, क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करते हुए एनर्जी का खर्च बिल्कुल भी नहीं होता, और सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हुए एनर्जी का खर्च होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना। देखो, सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और क्लोराइड होता है नेगेटिव। ये पहले ही नेगेटिव है तो क्यों हम इस पे एनर्जी का खर्चा करें, और ये देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंसान के ऊपर थोड़ी एनर्जी खर्च हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। अब अब्जॉर्प्शन के लिए एक टेबल सा दिया हुआ है ना, टेबल का मैंने ये निकाल दिया, इससे ज्यादा उस टेबल में कुछ है नहीं, फालतू है बाकी, है ना। इस यही है अपना जो याद करने लायक है। देखो, माउथ में क्या क्या अब्जॉर्प्शन होती है, सर्टेन ड्रग्स, है ना, कुछ ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन होती है। और स्टमक में क्या मैंने बोला था ना कि मेन अब्जॉर्प्शन अपनी कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है मेन अब्जॉर्प्शन। ठीक है, बाकी तो फालतू का है ना, माउथ में जैसे कुछ ड्रग्स की होगी, स्टमक में पानी की होगी, सिंपल शुगर होगी, थोड़ी अल्कोहल होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में अपना थोड़ा बहुत पानी हो गया, मिनरल्स हो गया, ड्रग्स होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम भी कहां पे, जुजिनम और इलियम में, हम ये बात कर चुके हैं। ठीक है, और किस चीज की होती है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने किस किस की थी, कार्बोहाइड्रेट्स की थी। कार्बोहाइड्रेट्स को कहां तोड़ा था हमने, ग्लूकोज तक तोड़ा था। ठीक है, और प्रोटीन्स को हमने अमीनो एसिड तक तोड़ा था, है ना, और न्यूक्लिक एसिड को हमने शुगर बेस की तरफ तोड़ा था। ठीक है, और फैट्स को हमने कहां तक तोड़ा था, फैटी एसिड ग्लिसरॉल तक तोड़ा था, और उनको अब्सॉर्ब कराया था। तो वो सारी जो हमने वो पूरी टेबल की थी, वो कहां पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, इसमें अब्सॉर्ब हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपना हम बोल सकते हैं कि जो अपना मेन मुख्य जो अपना खाना है, फूड है, वो कहां अब्सॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होता है। ये तो बस फालतू के हैं, पानी, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब फालतू की चीजें। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। अब इस पूरे चैप्टर की समरी आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, देखो, हमने कोई भी खाना खाया, कोई भी फूड खाया, हमने क्या किया, उसको सबसे पहले डाइजेस्ट किया, जिसको हमने बोला डाइजेशन बोला उस प्रोसेस को। अब डाइजेशन के बाद क्या है, जो अपने काम का जरूरी सामान उसमें था, हमने उसको ब्लड में अब्सॉर्ब कर लिया, और जो उसमें फालतू का सामान था, वेस्ट मटेरियल था, उसको हमने बॉडी से बाहर निकाल दिया सुलभ शौचालय की मदद से, जिसको हमने बोला डीफिकेशन बोल दिया। ठीक है, अब अपने काम का सामान कहां, ब्लड में अब्सॉर्ब हो चुका है। अब ब्लड में अब्सॉर्ब क्यों किया है, क्योंकि हम उसको बॉडी की हर टिश्यू, हर सेल के पास भेजना चाहते हैं, और उस बॉडी की हर टिश्यू तक भेजने वाली जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोल देंगे, एसिमिलेशन बोल देंगे, है ना। बॉडी की हर सेल तक पहुंच गई, एसिमिलेट हो गई। ठीक है, तो ये अपना पूरा चैप्टर अब बोलता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, यानी बीमारियां। अब बीमारियां किसकी, तो सिंपल सी बात है यार, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है जॉन्डिस, है ना। अब जॉन्डिस को याद करो, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया। ठीक है, तो पीलिया क्यों बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, इंसान इसमें पीले कलर का यानी येलो कलर का हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पीलिया, है ना। क्या होता है जॉन्डिस में, इंसान के जो स्किन है, जो उसकी आंखें हैं, वो येलो कलर की यानी पीले कलर की हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पीलिया। ठीक है,
अब आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहां पे होना चाहिए कि तूने ये तो बोल दिया कि येलो कलर की स्किन हो गई, येलो कलर की आईज हो गई, पर हुई कैसे, है ना, हुई कैसे? तो कुछ तो डिपॉजिट हुआ होगा जिसने वो येलो कलर दिखाया, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो ये अपनी है आरबीसी, पूरा फ्लो को पकड़ना, मैं जो फ्लो बताना चाहता हूं उस फ्लो को पकड़ना। ये अपनी क्या है, रेड कलर की अपनी आरबीसी है। अब आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये बाइल पिगमेंट होता है जिसका नाम है बिलिरुबिन, जिसका नाम है बिलिरुबिन, ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बिलिरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर। ठीक है, अब देखो ये आरबीसी है तो सिंपल सी बात है, इसका भी अपनी जिंदगी होती है ना, इसका भी अपना क्या है, लाइफ स्पैन है ना। वैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्लड वाले चैप्टर में कि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है कितना, 120 दिन, 120 डेज। अब 120 दिन के बाद इस आरबीसी की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये बिलिरुबिन, देखो डेथ ऑफ आरबीसी, तो ये बिलिरुबिन को कौन उठा लेगा, अपना लीवर इसको फिल्टर कर लेगा, उठा लेगा। ठीक है, ये अपनी नॉर्मल कहानी चलती है कि कोई इंसान हेल्दी है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसमें ये वाली कहानी चलेगी। बट अगर मैं बोल दूं कि अपने लीवर में गड़बड़ी आ जाए, अपने लीवर में कुछ गड़बड़ी आ जाए, है ना, इसमें कुछ बीमारी हो जाए, तो क्या है, ये इस बिलिरुबिन को यहां से नहीं उठा पाता। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि इस लीवर में अगर गड़बड़ी हो जाए तो ये जो आरबीसी से बिलिरुबिन को उठा रहा था वो नहीं उठा पाएगा। मतलब क्या है, देखो डिफेक्ट इन लीवर, लीवर में गड़बड़ी हो गई। अब बिलिरुबिन जो है वो लीवर के पास नहीं जा रहा, वो क्या है, स्किन में डिपॉजिट हो रहा है, वो आईज में डिपॉजिट हो रहा है ना। अब बिलिरुबिन कैसा था, येलो कलर का था, तो इसी वजह से अपनी स्किन और आईज क्या है, येलो कलर की दिखाई देने लगती है, यानी पीले कलर की दिखाई देने लगती है। तो बीमारी का नाम पड़ गया क्या, अपीलिया पड़ गया। ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कभी नहीं, देखो मैं बार बार इसीलिए रिपीट कराता हूं कि हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाए। देखो आरबीसी के अंदर ये बिल्कुल हेल्दी कंडीशन है, आरबीसी के अंदर बिलिरुबिन होता है जो कि येलो कलर का होता है। अब आरबीसी की डेथ के बाद, आरबीसी की डेथ के बाद इस बिलिरुबिन को लीवर फिल्टर कर लेता है, लीवर उठा लेता है। ये तो है एकदम नॉर्मल, एकदम हेल्दी कंडीशन। बट अगर हमारे लीवर में कुछ डिफेक्ट आ जाए, लीवर अपना खराब हो जाए, तो ये बिलिरुबिन को नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा तो वो बिलिरुबिन कहां अपना डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिसकी वजह से अपनी स्किन आईज येलो कलर के दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि बिलिरुबिन के डिपोजिशन हो रही है, जॉन्डिस। अब आज के बाद एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ ना उसको पूरा खोल के रख दिया, आज के बाद ये नहीं भूलना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर पे, जो है अपना वोमिटिंग। ठीक है, अब यार ऐसे ही देखो, थोड़ा सा मन खराब होगा तो मन खराब होगा जिसमें उनको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अब यही आएंगे अपने, वोमिटिंग है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, घटिया बीमारी, इनको जल्दी जल्दी निपटाएंगे। देखो वोमिटिंग वैसे आपको पता ही है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू दी माउथ, है ना, सबको पता ही है, इसमें तो डेफिनेशन में कुछ नहीं है कि पेट का माल मसाला मुंह के थ्रू बाहर आ गया, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। इसमें कुछ याद नहीं किया, बट यहां पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, जो वोमिट सेंटर होता है वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे जब वहां पे ऑप्शन दिखेगा ना कि सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला, तो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ये अच्छे तरीके से याद रखने। फिर भी आपको भूल जाए तो इसका सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं। देखो वोमिट में आ रहा है एम, वोमिट में आ रहा है एम, तो यहां से मेड्यूला को पिक कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इनको साथ में निपटा देते हैं। देखो हंसना मत मेरी बात पे, मैं थोड़ा जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुना, हंसना मत, एक मिनट बस। देखो डायरिया को मैं बोलता हूं कि बाढ़ आ गई, डायरिया मतलब बाढ़ आ गई, और कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या है, सूखा पड़ गया। डायरिया मतलब बाढ़ आ गई, कॉन्स्टिपेशन मतलब सूखा पड़ गया। ठीक है, अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखो डायरिया में फ्रीक्वेंसी, सुलभ शौचालय की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सबको पता है, बार बार बंदा जाता है। लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, इसमें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप सबको पता है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो क्या है, कॉन्स्टिपेशन भी सबको पता है कि फीसिस आर रिटेन्ड विद इन दी कोलोन। अब यहां क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात है ना, मजाक खत्म करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है। देखो अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो पहले आएगी सीकम, फिर आएगी कोलोन, फिर सबसे बाहर आएगी क्या, अपनी रेक्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि कॉन्स्टिपेशन में फीसिस जो है वो कहां रिटेन होती है, तो अपना पहला शक कहां जाएगा कि रेक्टम जो है सबसे बाहर वाली साइड है। रेक्टम के बाद क्या अपनी एनएस ही तो है, तो रेक्टम सबसे बाहर वाली साइड है, तो फीसिस भी रेक्टम
रेक्टम में रिटेन होती होगी, पर एनसीईआरटी की लाइन में आपको बता रहा हूं फीसेस आर रिटेन विद इन दी कोलोन। एनसीईआरटी की लाइन है, चेक कर सकते हो। डायरिया कंप्लीट, कॉन्स्टिपेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना इनडाइजेशन। अब देखो इसमें भी कुछ याद नहीं करना, नाम से ही कवर हो रहा है। इनडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा। अब देखो प्रॉपर डाइजेशन इसका मतलब है, आपने सुना होगा ना कि पेट में गैस बन गई है ना, वो पेट भरा भरा है, फूला फूला सा पेट है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी, मतलब उस बंदे को ज्यादा भूख नहीं लगेगी। अब इसके रीजन क्या हो सकते हैं? एंजाइम की कम एक्टिविटी हो रही है। देखो फूड का डाइजेशन कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। अब एंजाइम अगर कम हो, एंजाइम की कमी हो जाए बॉडी में, तो क्या है? इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी। और क्या इसके रीजन? एंजाइटी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग, अगर हम ठूस ठूस के समोसे खा लें, ठूस ठूस के पराठे खा लें, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। और स्पाइसी फूड, ज्यादा मिर्च मसाले वाला बाहर का खाना खाएं, तला हुआ, है ना, उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और कुछ नहीं था इसमें खास, इतना ही था, सिंपल सिंपल चीजें थी। अब एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे एक टॉपिक दिया हुआ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका आप दूसरा नाम बोल सकते हो PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसको सिंपल जो लिखा हुआ है उसको समझते हैं। देखो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, और एनर्जी यहाँ पे किससे रिलेटेड लिखा है? कैलोरी के रिलेटेड लिखा है, कैलोरी के रिलेटेड लिखा है एनर्जी, ठीक है। प्रोटीन मतलब प्रोटीन, एनर्जी का रिलेशन किससे के साथ है? कैलोरी के साथ है। तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में इनका एग्जांपल एक दिया हुआ है कि जैसे होता है ना किसी कंट्री में मान लो वॉर, लड़ाई छिड़ गई, तो वहां पे क्या हो जाती है? भूखमरी फैल जाती है। भूखमरी है एक तरीके से, भूखमरी, ठीक है। तो एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि बांग्लादेश और इथियोपिया में क्या हुई थी? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी भूखमरी फैल गई थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें दो बीमारियां दी हुई हैं, एक है क्वाशियोरकर और एक है मुरेस्मस, एक क्वाशियोरकर एक मुरेस्मस, इस टॉपिक में, ठीक है। अब जो भी आपके सामने ये लिखा हुआ है, इससे अलग इसमें क्वेश्चन बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखो क्वाशियोरकर में क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। जो कैलोरी जो अपनी होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। और मुरेस्मस में क्या होता है? प्रोटीन की भी कमी हो जाती है और कैलोरी की भी कमी हो जाती है, ठीक है। अब आप पक्का इन दोनों में इंटरमिक्स कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूं। देखो मुरा मतलब बिल्कुल ही मरा पड़ा है ना, बिल्कुल ही ये तो मरा पड़ा है। देखो ये क्वाशियोरकर है फिर भी थोड़ा ठीक है, इसमें कैलोरी है, पर ये मुरा मतलब बिल्कुल ही मरा पड़ा है, इसमें प्रोटीन भी कम है, इसमें कैलोरी भी कम है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब क्वाशियोरकर किसमें होती है? मोर देन 1 ईयर एज, है ना, जिन बच्चों की 1 साल से ज्यादा उम्र होती है उसमें होती है क्वाशियोरकर। और मुरेस्मस किसमें होगी? मुरेस्मस होगी लेस देन 1 ईयर, जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम होती है उसमें होगी मुरेस्मस, ठीक है। यहां भी इसी से रिलेट हो जाएगा, बिल्कुल ही मरा पड़ा है, बिल्कुल ही मरा मतलब बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा होगा तो 1 साल से कम होगा ना, बिल्कुल ही मरा पड़ा है मतलब बिल्कुल छोटा सा है, छोटा सा होगा तो 1 साल से कम होगा, और ये 1 साल से ज्यादा, ठीक है। अब सिंपल सी हमने इसमें बात की थी, इसमें कैलोरी नॉर्मल होती है ना, प्रोटीन की तो इसमें कमी हो गई है ना, बट कैलोरी इसमें नॉर्मल होती है। अब कैलोरी इसमें नॉर्मल है तो इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत फैट बच जाएगा बॉडी में, है ना। प्रोटीन तो कम हो गए बट फैट थोड़ा बहुत बच जाएगा, और वो फैट की वजह से ही हमें एडीमा, स्वेलिंग ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसमें एक चीज लिखी हुई है कि वेरी अर्ली सेकंड प्रेगनेंसी। देखो एक सिंपल सी बात समझो, देखो किसी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है। उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद क्या हुआ? सेकंड प्रेगनेंसी आ गई। अब माँ पहले ही उस पहले वाले बच्चे को दूध पिला रही थी, है ना, उसने जन्म भी दिया, तो उसकी बहुत सारी प्रोटीन और वो लॉस हो चुके हैं, ठीक है। और तो प्रोटीन को रिकवर करने का, रीगेन करने का हमने टाइम नहीं दिया, उसके जस्ट बाद क्या है? सेकंड प्रेगनेंसी आ गई। तो माँ में क्या हो जाएगी? प्रोटीन की कमी होगी, सिंपल सी बात है। तो माँ के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चा उसी का तो दूध पिएगा, उसमें भी क्या होगी? प्रोटीन और कैलोरी ये सब कम हो जाएंगे, है ना। तो ये सिंपल सा इसका रीजन है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर हुआ खत्म। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।